अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आईजी1 क्लोजिंग इंटरव्यू, जो कि आईजी1 का पेपर सबको पता है कि 5 जून 2024 को था, जिसकी सिनेरियो की एक्सप्लेनेशन वीडियो जो थी वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम आईजी1 क्लोजिंग इंटरव्यू में हमसे क्वेश्चन किस तरह पूछे जाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना हो सके मैं आपके लिए इजी कर दूं। इसमें हम टास्क 1 से लेकर टास्क 8 तक मैं जस्ट आपको क्लोजिंग इंटरव्यू के हवाले से एक्सप्लेन करूंगा। बाकी इसमें जो जो कोर्स है ना उसको हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने पेपर दिए उनको उस चीज़ का पता होगा जो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा ना। जिसने पेपर खुद सॉल्व किया है उसको पता होगा कि सिनेरियो में क्या था, या उसने आंसर शीट में क्या लिखा था। तो उस आंसर शीट के हवाले से या अकॉर्डिंग टू द लर्नर आंसर शीट आप किस तरह अपनी क्लोजिंग इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं या अपना क्लोजिंग इंटरव्यू आप दे सकते हैं। क्योंकि विदाउट क्लोजिंग इंटरव्यू आपका रिजल्ट जो है ना वो निबोश रिलीज नहीं करता जब तक आप क्लोजिंग इंटरव्यू अटेंड नहीं करते। तो 5 तरीके पेपर के हवाले से हम क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए इजी हो, जितना हो सके आपके लिए इजी हो, वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा। ओके। जैसे कि जब आपकी इंटरव्यू स्टार्ट होती है सबको पता है कि पहले अगर आपको अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिली हो तो इंटरव्यू जैसे आपको पता है कि जूम के थ्रू, या वो डिपेंड करता है लर्निंग पार्टनर पे कि वो किस तरह वो इंटरव्यू आपसे लेते हैं। लेकिन वो एक वीडियो कॉल पर मुश्तमिल होती है इंटरव्यू, यानी मतलब एक वीडियो कॉल के ज़रिए आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें फर्स्ट आपसे वो पूछेंगे कि अपना कैमरा और माइक ऑन रखे। उसके बाद आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें कोई किस्म की डिस्ट्रैक्शन ना हो, और वो आपसे कहेंगे कि 360 पे अपने कैमरा रोटेट कर दे, ताकि वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि आपके साथ कोई और नहीं है, या आप कोई हेल्पिंग मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे। याद रखिए कि अगर पेपर के दौरान आप कोई भी हेल्प मटेरियल यूज़ करेंगे और इंटरव्यूअर को पता चल जाता है, स्पेशली आजकल निबोश खुद इंटरव्यू को पर्सनली चेक कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ अगर उनको लगा कि आप कोई मतलब कोई मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या किसी और बंदे से आप हेल्प ले रहे हैं, तो आपका इंटरव्यू फ्लैज होगा। देन आपके अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, जिसमें आपको बैन भी कर सकते हैं वो, और पास तो फिर नहीं हो सकते। मैक्सिमम आपका पेपर जस्ट वॉइड हो सकता है, जिसके बाद आप दोबारा अपना रजिस्ट्रेशन करके पेयर पेपर देंगे। तो इससे बेहतर है कि हम तैयारी के साथ जाए और अपने इंटरव्यू को अटेंड करें। तो जब इंटरव्यू स्टार्ट होती है आपका नाम चेक करते हैं, आपकी आईडी कार्ड चेक करते हैं ना, क्योंकि वीडियो कॉल होती है ना, जैसे कि जूम पर या गूगल मीट पर या किसी भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए। वो डिपेंड करता है लर्निंग पार्टनर पे। वो आपकी जब पर्सनल इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, आईडी कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, नेम और आपका फेस जब मैच करके पे 360 पे जब आपका रूम चेक करते हैं कि जिसमें कोई ना हो, और आपकी इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो बेहतर हो, यानी स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो, तो उसके बाद वो आ जाते हैं आपसे 3 क्वेश्चन करते हैं। वो रैंडम क्वेश्चन होते हैं, यानी टास्क 1 में से लेकर 8 तक जितनी भी टास्क है उसमें से वो रैंडम क्वेश्चन करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो रैंडम क्वेश्चन किस तरह करते हैं। जैसे कि टास्क नंबर 1,
आपको पता होगा कि कमेंट ऑन द नेगेटिव इंडिकेटर्स ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एट द रेस्टोरेंट, कि वो कौन से नेगेटिव इंडिकेटर थे अबाउट द हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर रेस्टोरेंट में, जो कि हमारे पेपर के सिनेरियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन है कि ये एक रेस्टोरेंट था। वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, अगर किसी को नहीं पता तो वो प्रीवियस वीडियो देखे वो सिनेरियो भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, वो आपसे दो, जैसे कि आपने पेपर में 15 पॉइंट्स लिखे हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कि पेपर में जैसा कि पूछा था, आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि नेगेटिव इंडिकेटर कौन से थे जो आपने पेपर में लिखे थे, तो उसमें से आप दो बताएंगे जो भी आपने पेपर में लिखे हैं। तो उसमें से जो इंटरव्यूअर दोबारा आपसे क्वेश्चन करेगा उस हवाले से, उसमें से वो एक आपके आंसर शीट में से ही वो आपको कहेगा कि आपने ये नेगेटिव इंडिकेटर लिखा है। जैसे कि इधर मैंने लिखा है ना, चूज वन एग्जाम्पल फ्रॉम द लर्नर आंसर, यानी मतलब आपके आंसर शीट में से ही वो एक पॉइंट उठा के आपसे पूछेंगे कि वाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट, कि ये जो आपने लिखा है ये नेगेटिव इंडिकेटर, ये मतलब इसकी क्या इसकी इम्पोर्टेंट क्यों है, या ये कितना इम्पोर्टेंट है, या ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आपने वो बताना है कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है। जिस तरह आपने पेपर सॉल्व किया है, अभी आपके पेपर का मुझे नहीं पता कि आप उसे ये आंसर किस तरह देंगे, लेकिन जस्ट मैं एक आपको गाइड कर रहा हूँ कि उसकी आप इम्पोर्टेंट बताएंगे कि हाँ ये इंडिकेटर मैंने लिखा था जो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का नेगेटिव इंडिकेटर था, यानी वो नेगेटिवली इंडिकेट कर रहा था कि इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर नेगेटिव है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है इस दफ़ा जो आपसे पूछेंगे वो, यानी कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 में से आपसे क्वेश्चन करते तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें फंस जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये किसी के पास नहीं होगा। कि वो आपसे, जैसे कि सबको पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 है वो नियर मिस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से था, कि हाउ अ नियर मिस इन्वेस्टिगेशन कुड हैव हेल्प टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट, कि अगर हम नियर मिस को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो किस तरह हमें हेल्प आउट कर सकती है कि हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर दें, यानी एक्सीडेंट से बचे। तो ये भी आपने आंसर दिया होगा अपने पेपर में, जिसमें से अगेंस्ट वन ऑफ द आंसर यू गिव वॉज चूज वन एग्जाम्पल ऑफ लर्नर आंसर, सेम जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है। आप उसे बताएंगे कि मतलब कि अगर हम नियर मिस को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमें ये हेल्प हो सकती है, जो कि हम एक्सीडेंट से फ्यूचर में बच सकते हैं। लेकिन उसमें से फिर आपसे इंटरव्यूअर, जो कि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, वो कर सकता है कि हाउ डज दिस रिलेट टू द एक्सीडेंट ट्रायंगल, सेफ्टी पिरामिड, हेनरिच ट्रायंगल, बर्ड्स ट्रायंगल। अच्छा, ये जो एक्सीडेंट ट्रायंगल है ना, इसके 3 नाम, यही इनके 3 नाम भी है। यानी सेफ्टी पिरामिड भी इसका नाम है, जो कि नीचे मैंने पिक्चर भी दिया हुआ है। हेनेज ट्रायंगल भी इसका नाम, यही इसका नाम, यानी सेम सेम नाम है जिसे हम एक्सीडेंट ट्रायंगल कहते हैं, या बर्ड्स ट्रायंगल। या आपसे इंटरव्यूअर इसमें से एक नाम भी पूछ सकता है, यानी वो तीनों नहीं बताएंगे जिस तरह मैंने इधर लिखा है, वो आपसे एक्सीडेंट ट्रायंगल भी पूछ सकते हैं कि ये किस तरह रिलेट करती है एक्सीडेंट ट्रायंगल से, या वो किस तरह, या ये किस तरह रिलेट करती है सेफ्टी पैरामिड से, या हेनरिच से, या बर्ड ट्रायंगल से। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये जो एक्सीडेंट ट्रायंगल है या हेनरिच ट्रायंगल है, ये क्या चीज़ है। तो ये तो ये एक ट्राय इसकी मैं बहुत ज़्यादा डीप डिटेल में नहीं जाता, लेकिन जस्ट मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी एक्सीडेंट होता है, या जब भी लॉस्ट टाइम इंजरीज होते हैं, जो कि सीरियस इंजरीज होते हैं, या जो मेजर इंजरीज है, या माइनर इंजरीज है, या नियर मिसेस है, या अनसेफ एक्ट है, तो इसको एक हम ट्रायंगल में एक्सप्लेन करते हैं कि अगर मतलब अनसेफ एक्ट हो तो एक्सीडेंट के कितने चांसेस होते हैं, और अगर नियर मिस हो तो मतलब उससे कितने परसेंटेज या कितनी उसे इंजरीज हो सकती है, माइनर्स या। इसको अभी एक्सप्लेन अगर मैं करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा,
लेकिन जस्ट मैं आपको इसका ट्रायंगल का बता रहा हूँ कि मतलब माइनर इंजरी तो को किस तरह के कलर से या किस तरह हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं, या लॉस्ट टाइम इंजरीज को या फर्टिलिटीज़ को। तो अभी आपसे क्वेश्चन करेगा कि ये किस तरह रिलेट करता है एक्सीडेंट ट्रायंगल से। तो आपने आंसर देना है कि मतलब जब हम नियर मिस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम क्यों इन्वेस्ट नियर मिस इसके से कहते हैं बाल बाल बचना, यानी जो एक्सीडेंट नहीं होते। तो नियर मिस को जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसका ये मतलब है कि हम फ्यूचर से एक्सीडेंट से बच सकते हैं, क्योंकि हम उस एक्टिव मॉनिटरिंग में ही उसे निकाल देते हैं। जैसे कि अगर कोई नियर मिस हो गया तो उस पर हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में ये एक्सीडेंट का बायस ना बने। तो आप कहेंगे कि हम जब इसको करेंगे, क्योंकि सिनेरियो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो जब हम नियर मिसिस को इन्वेस्टिगेट, जैसे कि अगर सिनेरियो में आपको पता हो कि वो जो हेड शेफ था, यानी जो रेस्टोरेंट के किचन में जो हेड था, जिसे हम हेड शेफ कहते हैं, यानी मतलब उधर जो लिखा हुआ था हेड शेफ जो था, उन्होंने रेफ्रिजरेटर का जो कंप्लेन था वो ऑलरेडी ऑनर को यानी एम्प्लॉयर को किया था, जो कि एक मतलब उसने उसके ऊपर कोई इमीडिएट रिस्पांस नहीं लिया। अगर उधर ही वो इस नियर मिस को इन्वेस्टिगेट करते या उस रेफ्रिजरेटर को वो ठीक करते, तो इसकी वजह से जो वर्कर ए के साथ एक्सीडेंट हुआ किचन में, कि जब वो बॉयल बॉयल राइस की जो बाल्टी या पॉट था, जब वो मतलब वो उसके ऊपर गिर गया। तो वो क्यों गिर गया? क्योंकि नीचे फ्लोर पर रेफ्रिजरेटर की वजह, रेफ्रिजरेटर जो ख़राब था या जो लीक था, उसका पानी फ्लोर पे आ गया था, तो उस वजह से वो स्लिप हो गया था। और वो बड़ा एक्सीडेंट बन गया था फिर। क्यों? क्योंकि अगर इस रेफ्रिजरेटर को स्टार्ट में ही ठीक करते यानी नियर मिस को ये इन्वेस्टिगेट करते, तो ये शायद ये मेजर एक्सीडेंट ना बनता। तो आप इस तरह उसे आंसर दे के आप इसको यानी इस टॉपिक को आप एक्सीडेंट ट्रायंगल से रिलेट करेंगे। शायद अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता तो आप इसका पहले तो मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों को इसका पता भी नहीं होगा इस ट्रायंगल का, क्योंकि ये आई थिंक सो कि हमारे कोर्स में अभी तक यानी से निबोश के कोर्स में नहीं है ये। वो है लेकिन इस तरीके से वो नहीं एक्सप्लेन किया हुआ उधर, ट्रायंगल के हिसाब से या हेनरिच ट्रायंगल के हिसाब से या पिरामिड के हिसाब से या बर्ड्स ट्रायंगल के हिसाब से। तो आपने इस तरह आंसर देना है। मैंने स्टार्ट में भी बताया कि मैं इसमें इतना डीपली नहीं जा सकता, क्योंकि अभी ये कोर्स नहीं है, जस्ट एक क्लोजिंग इंटरव्यू के लिए है। अभी इधर मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी किया है, जस्ट कि मतलब आपको समझ आए कि किस तरह मतलब नियर मिसेस से जब हम नियर मिसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो वो हमें किस तरह हेल्प आउट कर सकती है कि वो मतलब फ्यूचर में हम एक्सीडेंट से प्रिवेंट हो सकते हैं, या हम इसको इससे रिलेट कैसे करेंगे जो बर्ड्स ट्रायंगल है या जो एक्सीडेंट ट्रायंगल है। इन्वेस्टिगेटिंग प्रीवियस नियर मिसेस हेल्प्स प्रिवेंट एक्सीडेंट बाय आइडेंटिफाइंग रिकरिंग एक्सीडेंट, यानी कि तो रिकरिंग हैजर्ड्स, यानी कि है उसको हम वो सारे हैजर्ड जो है ना, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि दोबारा वो नहीं होंगे। प्रायोरिटाइजिंग मेंटेनेंस इश्यूज, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, अपडेटिंग रिस्क असेसमेंट्स एंड ट्रेनिंग वर्कर्स on hazard recognitions. The proactive approach aligns with the accident triangle, Henrich triangle, which emphasize that addressing near misses and minor accident reduces the likelihood of major accident। अभी आप इसमें कहेंगे कि likelihood वगैरह ये आपने सारी कोर्स में पढ़ी होंगी, तो इसको इस तरह भी हम आंसर दे सकते हैं अपनी इंटरव्यूअर को। by implementing effective preventive measures, enhancing safety protocols, conducting a regular inspection, and involving workers in safety solutions, a safer work environment is created, thereby minimizing the risk of serious accident। यानी इस तरह आंसर भी आप दे सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके। अच्छा, ये मैं कह रहा था कि आपको मैं जितना कोशिश करूँगा अ, आपको इंटरव्यू में आसानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 से मैं गारंटी देता हूँ कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसको मैं ज़्यादा इसलिए नहीं एक्सप्लेन, क्योंकि अगर ये वीडियो निबोश के हाथ लगी तो
मसला बन जाएगा। मज़ीद मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि क्यों नहीं पूछेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 किसी से नहीं पूछा जाएगा। अब हम आते हैं टास्क नंबर 4 की तरफ, जो कि सबको पता था कि रिएक्टिव मॉनिटरिंग मेजर्स, जिसमें पूछा गया था कि रिएक्टिव या लैगिंग, जिसे हम रिएक्टिव भी कहते हैं, लैगिंग भी कहते हैं, लैगिंग मॉनिटरिंग दैट कुड बी इन प्लेस बाय द रेस्टोरेंट। ये सेम ही है, इसको भी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि फिर उसके ऊपर भी स्ट्राइक आ जाएगी। जस्ट मैं आपको इतना ये इधर आइडिया दे सकता हूँ कि इसमें सेम वही है, सिर्फ लास्ट में ये पूछेंगे कि हाउ डज दिस डिफरेंस या डिफरेंट फ्रॉम एन एक्टिव मॉनिटरिंग मेजर, कि जब आपने उधर सारी रिएक्टिव मॉनिटरिंग अपने पेपर में लिखी हुई है, तो उसमें से जब आप कोई भी दो आंसर दोगे उसमें से फिर वो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि ये एक्टिव मॉनिटरिंग से या एक्टिव मॉनिटरिंग मेजर से किस तरह ये डिफरेंट है। तो ज़ाहिरी बात है कि एक्टिव मॉनिटरिंग और रीएक्टिव मॉनिटरिंग में क्या फ़र्क है। एक्टिव मॉनिटरिंग या प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग एक ही बात है। वो अगर आपको एक्टिव की जगह प्रोएक्टिव बोलते हैं तो वो भी एक्टिव मॉनिटरिंग है। अच्छा, किसी भी एक्सीडेंट से बचने के लिए हम एडवांस में यानी पहले से हम जो भी चीज़ें करते हैं, जैसे कि रिस्क असेसमेंट करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, या परमिट टू वर्क इशू करते हैं या बनाते हैं, या एसएसडब्ल्यू किसी मतलब एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं ये एक्टिव मॉनिटरिंग में आती हैं। रिएक्टिव मॉनिटरिंग वो चीज़ें हैं जो कि जब हम एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद हम उसमें से मतलब उसमें से जो सीखते हैं, उससे जो सबक लेते हैं, यानी जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसके हम मेन रीज़न तक पहुंचते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, तो इसको रीएक्टिव मॉनिटरिंग मेजर्स कहते हैं। अभी आपको पता चल गया होगा कि ये किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, अब इधर मैंने बहुत ज़्यादा और आपको और आसान कर दिया। ये टास्क नंबर 5, 6 एंड 7 में से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, जस्ट इसको मैं इतना ही कह सकता हूँ। अगर पूछ लिया तो फिर इधर मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर दे कि मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी। लास्ट वन जो कि टास्क नंबर 1 है, 8, डेवलपिंग अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। क्वेश्चन तो सबको पता होगा जिन्होंने भी पेपर सॉल्व किया। व्हाट द ओनर शुड कंसीडर व्हेन डेवलपिंग अ सेफ सिस्टम फॉर द किचन एक्टिविटीज़, कि ऑनर को शुड कंसीडर कि जब ऑनर एसएसडब्ल्यू यानी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करता है तो उसे ये चीज़ें लाजमी कंसीडर करनी चाहिए। वो कौन कौन सी थी वो आपको पता है। अगेन आपने दो अपने पेपर के जो पॉइंट्स है उनमें से दो बताने हैं। उसमें से फिर आपसे पूछेगा विच वन ऑफ दीज वुड यू प्रायोरिटाइज एंड वाई, इसमें से आप कौन सा उसको उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, यानी इसमें से किसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और क्यों, उसको आप क्यों प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो आपने वो वजह बतानी है, क्योंकि अगर आपने सिनेरियो सही तरह पढ़ा हुआ ना, पेपर खुद दिया हो, आपने स्टडी किया हो, तो देन यू विल बी पास द क्लोजिंग इंटरव्यू आल्सो। सो यहाँ तक था, क्योंकि जस्ट अगर आप देखें तो 8 में से सिर्फ 4 क्वेश्चन, सिर्फ 4 टास्क में से आपसे क्वेश्चन करेंगे, 4 टास्क ऑलरेडी स्किप्ड है, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, इवन कि आपका लर्नर पार्टनर भी नहीं बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।